हेलो एवरीवन। कल जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था वो क्लास 8 का था और संसाधन के ऊपर था, रिसोर्सेस। तो आज उन्हीं रिसोर्सेस में से हम अगला पढ़ेंगे, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये चारों चीजें क्या है? रिसोर्सेस हैं। और रिसोर्सेस के बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि भूमि क्या है। भूमि आपके लिए जो मिट्टी है, धरातल जिस पर हम रहते हैं, वो एक संसाधन है कि धरातल नहीं रहेगा तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन भूमि के अंदर भी है, मतलब धरातल का ऊपरी पार्ट जो है उसके अलावा जो वो पार्ट्स हैं जिसमें रॉक्स हैं, पत्थर हैं, उसमें तरह तरह के खनिज पदार्थ हैं। जैसे हमने कल बताया था कि लौह अयस्क जो है एक संसाधन नहीं है, पर जब उसमें से हम आयरन निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, तो वो एक संसाधन हो जाता है। तो इसी तरह मिट्टी की सिर्फ ऊपरी परत जो है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि उसके अंदर की चीजें, मिनरल्स, रॉक्स, पत्थर, ये सब हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे मृदा में जो है एल्युमिनियम मिलता है और सिलिका मिलता है। और इसके अलावा थोड़ा और अंदर जाते हैं, पत्थरों के बीच, चट्टानों में जो है खनिज मिलते हैं तरह तरह के। जैसे लौह अयस्क है, या और एल्युमिनियम भी जो है वो अयस्क के थ्रू निकाला जाता है। सोना है, सोना आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जल जो है वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमारे जीने के लिए जल जरूरी है। तो जल भी एक संसाधन है। फिर प्राकृतिक वनस्पति, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, सबका हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ यूज है। तो प्राणी और प्रौद्योगिकी, जो मतलब जीव जंतु हैं, कुछ लोग जो वेजिटेरियन हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो कुछ पशु और पक्षी भी खाते हैं। और इसके अलावा जैसे बहुत सारे पशु हैं, जो हमें गाय वगैरह है वो दूध प्रोवाइड करती है। किसी पशु से हमें चमड़ा मिलता है, किसी पशु के गोबर का भी हम उपयोग करते हैं। तो इस तरह से पशु भी हमारे लिए संसाधन है। प्लस टेक्नोलॉजी का क्या है कि टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए बहुत जरूरी चीज हो गई है अब। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य अपना दिमाग लगाकर सोसाइटी को डेवलप करता जाता है, टेक्नोलॉजी जो है एक इंटीग्रल पार्ट हो गई है, उसके बिना हम नहीं जी सकते। जैसे ये क्लास ही है वो आपको वेबएक्स के थ्रू दी जा रही है, तो वेबएक्स जो क्या है वो मेरे लिए एक संसाधन है आप तक पहुंचने के लिए। अब भूमि कई तरह की है। भूमि में क्या क्या आ जा सकते हैं, कितने तरह के लैंड फॉर्म है सब। जैसे एक ऊबड़ खाबड़ माउंटेन है, वहां भी लोग रहते हैं, तो उनके लिए वो जरूरी है। पर्वतों के तीव्र ढाल है, स्लोप है। उसके बाद कुछ लोअर पार्ट है जो मार्सी लैंड है या बाढ़ वाला इलाका है, या रेगिस्तान जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो भी हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं, ऊंट रहता है, और भी पशु पक्षी रह सकते हैं। जो कुछ डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो भी हैं। तो उनके लिए जो भूमि वहाँ पर है उपलब्ध, वही उनका सबसे बड़ा संसाधन है। आप देखेंगे कि मैदानी भागों में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैदानी भागों में जमीन उपजाऊ होती है। और जमीन उपजाऊ है तो उसका क्या यूज होगा? खेती बाड़ी के लिए यूज होगा। और उर्वर मैदान और नदी के किनारे जो है ज्यादा शहर बसे हुए हैं। अब भूमि का हम कैसे उपयोग करते हैं? भूमि का उपयोग कैसे करते हैं? एक तो हम खेती करते हैं वहां पे, दूसरा हम रहते हैं। इसके अलावा हम खनन करते हैं। खनन क्या करते हैं? मिनरल्स निकालते हैं। फिर फैक्ट्रीज बसाई जाती हैं। उसके बाद बिजनेस होता है, बहुत तरह के दुकान होते हैं, फैक्ट्री लगाई जाती है। तो इस तरह से हम भूमि का उपयोग करते हैं। जलवायु, मृदा, खनिज और जल। तो जलवायु का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? जलवायु भी एक संसाधन हो सकती है, क्योंकि अगर वेदर अच्छा है, वेदर आपके लिए अनुरूप है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे जलवायु जो है बहुत ड्राई होगी, पानी कम होगा, वहां पे आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यहाँ पे हम बांस के जंगल बना लें या बहुत सारे शाक सब्जी उगा लें और उसको हम यूज करें, बेचें। नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे डिजर्ट है, जहाँ पे ड्राई है, उष्ण, बिल्कुल शुष्क जलवायु है, वहां पर हम वैसी ही चीजें क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कैमल के थ्रू जो है हम
अपना जीवन जीते हैं, दूध निकालते हैं, कैमल की सवारी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कैमल जो है डेजर्ट के लिए बहुत अनुकूल जानवर है, और इसका यूज जो है वो सवारी के लिए भी यूज किया जाता है, और उसके थ्रू जो है मतलब सामान ढोते हैं। और कैमल को जो है रेत का बादशाह बोला जाता है, और ऊँट का दूध भी प्रयोग किया जाता है। बल्कि जब बहुत विषम परिस्थितियां होती हैं तो रेगिस्तान के लोग जो है ऊँट का मांस भी प्रयोग कर लेते हैं। अब चूंकि भूमि बहुत ज्यादा उपयोगी है और सीमित है, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ, तो अब 1/4 में जो है पूरी जनसंख्या रह रही है विश्व की, तो जाहिर है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जैसे आपसे पहले डिस्कस किया कि कोई भी संसाधन संसाधन तब बनता है जब उसकी उपयोगिता होती है। तो जैसे ही उपयोगिता होगी तो ज्यादा लोग रहेंगे तो क्या होगा? मारामारी होगी। तो प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है, तो भूमि को क्या किया जाता है? लोगों में बांट दिया जाता है, लोग आपस में बांट लेते हैं। और बांटने के लिए क्या करते हैं? पजेसिवनेस आता है, स्वामित्व आता है। और ये मेरी जमीन है, वो तुम्हारी जमीन है, ये भारत की जमीन है, वो पाकिस्तान की जमीन है, तो इस तरह से फिर उसके बाद विवाद भी होते हैं। तो खैर, विवाद के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इसमें भूमि को संसाधन के रूप में कैसे बांटा जाता है कि कुछ भूमि है, यहाँ पे आप चारागाह बना लिए, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है चारागाह के उपयुक्त है। तो वहाँ पे क्या होगा? पशुपालन ज्यादा होगा, वहाँ पे ग्रास ज्यादा है जो पशुओं को जरूरी होता है। इसी तरह कहीं पे पहाड़ वगैरह हैं जो बहुत ऊंचा स्लोप है, वहां पे खेती बाड़ी बहुत नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाते हैं, औषधीय बूटियां मिलती हैं। फ्रूट्स बहुत ज्यादा होते हैं पहाड़ी ढलानों पे। अभी जो है सेब का मौसम है, बहुत सारे सेब जो है बाहर से आ रहे हैं, आप भी खाते ही होंगे। तो इस तरह से जो है कुछ जो भूमि का पार्ट है जो सब उपयोग करते हैं, नेचुरल है, फ्री है सबके लिए, वो एक साझा संपत्ति कहलाती है। लेकिन कुछ जो है वो पोजीशन में होती है कि भाई मैंने ये जमीन खरीद ली है, चाहे सरकार से खरीदी हो या किसी और से खरीदी हो, तो वो जो है वो निजी भूमि कहलाएगी। क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इस तरह की निजी भूमि जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। बढ़ने से क्या हो जाता है? भूमि संसाधन जो है कम हो जाता है। लोगों के पास, अगर आप शहरों में देखें तो बहुत कम जमीन होती है, गांव में क्या है, लोगों के पास खेत होते हैं। तो कॉमन जो जमीन है वो भी जो है अब व्यापारिक बन गया है। नगर में क्या है, घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो है कृषि वाली जमीन है, तो कृषि वाली भूमि को भी लोग अब बांटने लगे हैं एक दूसरे को। और शहरीकरण हो रहा है गाँव का। तो जैसे आप दिल्ली में ही देखिएगा कि दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र पहले गांव थे, अब वहां पे रेसिडेंशियल बन गया, क्योंकि शहर को विस्तार चाहिए था, जनसंख्या बढ़ रही थी। तो गांव के लोगों ने जमीन बेचकर वहां पे शहरीकरण हो गया है, अर्बनाइजेशन हो गया है, और लोग जो है घर बनाने लगे। तो धीरे धीरे स्थल का स्वरूप जो है, भूमि का उपयोग जो है वो बदलता जाता है। तो पहले जो है जंगल बहुत ज्यादा थे, फिर धीरे धीरे कृषि शुरू हुई, और अब जो है वो निर्माण संबंधी मैनमेड चीजें, मतलब जो मानव निर्मित चीजें हैं वो ज्यादा हो रही है। बट इसका जो प्रभाव है उससे क्या होता है, जैसे पहाड़ों पे अगर आपने बहुत ज्यादा घर बना लिए तो वहां पे क्या, लैंडस्लाइड्स हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि हमने पेड़ पौधे पेड़ पौधे काटने के बाद जो है ढलान पे जो नग्न पहाड़ है, जहाँ पे मिट्टी को रोकने वाली कोई चीज नहीं है, तो वहां जब भी बारिश होगी तो लैंडस्लाइड होगा, मड स्लाइड होगा। अभी रिसेंटली हमने मड स्लाइड के बारे में देखा कि अभी पिछले हफ्ते जो है बहुत बड़ा मड स्लाइड हुआ उत्तरकाशी में, और उसकी वजह से बहुत तो हानि हुई जान माल की, संपत्ति की। इसी तरह मरुस्थलीय मरुस्थलीकरण भी एक समस्या है। अपरदन, भूस्खलन तो हमने पढ़ ही लिया, जो लैंडस्लाइड होता है। मृदा अपरदन जो है कि मिट्टी जो है कट कट के नीचे जाती रहती है पानी के बहाव के साथ। मरुस्थलीकरण क्या है कि जब ज्यादा पेड़ पौधे कट जाते हैं तो उसकी वजह से जलवायु में एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और बारिश कम होनी शुरू हो जाती है। तो हजारों साल पहले ये माना जाता है कि अरावली की पहाड़ियां जो हैं राजस्थान में, वहां बारिश हुआ करती थी, और वहां पेड़ पौधे काफी थे इसलिए बारिश हुआ करती थी, और लोगों का जीवन बेटर था, खेती बाड़ी भी होती थी शायद। लेकिन चूंकि वहां जंगल कटते चले गए और पहाड़ी जो है वो धीरे धीरे बिना जंगल के हो गई, तो पहाड़ियों का वैसे भी वहां पे डायरेक्शन अगर देखेंगे मैप पर, तो अरावली की पहाड़ियां जो है वो
ऐसी डायरेक्शन में, ऐसी दिशा में है कि मानसून की बारिश के जब हवाएं आती है, मानसून विंड्स, तो वो पहाड़ी के साथ साथ पैरेलल में चलती चली जाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, वर्षा नहीं करती हैं। तो इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा डेजर्टिफिकेशन हो गया, भूमि का भी अपरदन हो रहा है। फिर हवा भी जो है वो भी बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, बालू को उड़ा के ले जाती है। तो उसकी वजह से भी मृदा अपरदन होता है। अब भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करना है? भूमि संसाधन का संरक्षण ऐसे करना है कि हमें क्या क्या रोकना है। जो भी आपने समस्याओं के बारे में जाना, मृदा अपरदन, उसको रोकना है। डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, उसको भी रोकना है। फिर कैसे रोकना है? जंगल लगा के, पेड़ लगा के, वन रोपण करेंगे हम। जितना ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाएंगे तो मृदा का अपरदन कम होगा। अब मृदा मतलब पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है। उसके अलावा जो है चट्टान में जितने जैसे खनिज और जैविक पदार्थ हैं वो सब जो है मृदा में मिले होते हैं। तो उसकी वजह से अगर जब मृदा अपरदन होता है तो क्या होता है, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भी कम हो जाएगी और वो उपजाऊ भी नहीं बनी रहेगी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम मृदा संरक्षण करें। अब खनिज के बारे में देखिए कि खनिज जो है चूंकि रॉक्स में पाए जाते हैं, पत्थरों में, लेकिन धीरे धीरे उसका भी जो है अ, वो फाइन हो जाता है, उसके पार्टिकल्स जो है छोटे छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि मृदा अपरदन होता रहता है। और पत्थरों, पहाड़ों और खनिजों के भी जो कण हैं वो मिट्टी में मिलते रहते हैं। लेकिन ये जो मिट्टी के बनने की प्रक्रिया है वो हजारों साल लेती है। और जब हम उसका डिटोरिएशन करते हैं, मतलब वो पहाड़ों को पेड़ों को काट देते हैं, या मड स्लाइड होता है, लैंड स्लाइड होता है, उसकी वजह से जो मिट्टी डिटोरिएट होती है वो बहुत तेजी से होती है। तो हजारों साल में बनी हुई मिट्टी को हम एक झटके से खराब कर रहे हैं। तो खराब करने की वजह से क्या होगा, हम मृदा का संरक्षण बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पेड़ लगाना। और ढलान पे क्या करना है, स्टेप्स करना है। जैसे ये स्टेप कल्टीवेशन है। इससे क्या होता है, मृदा का अपरदन होने से रुकता है। पहाड़ पे मान लीजिए खूब तेजी से पानी आया तो वो तेजी से नहीं बहेगा इस पे, वो स्टेप्स पे धीरे धीरे बहेगा। और क्या करेंगे, हम पहाड़ के स्लोप के हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी प्लाउइंग करेंगे, जुताई करेंगे। तो इस तरह से बेदी का फार्म्स होते हैं, जिसमें क्या है, सला मतलब सतह जो है बिल्कुल सपाट नहीं है, लेकिन क्या किया, पेड़ लगा दिया। और पेड़ लगा के फिर सपाट बनाते हैं बीच के एरिया को, और उसमें हम खेती करते हैं। फिर एक रक्षक मेखला है। रक्षक मेखला क्या होता है कि आपने खेत बनाए, और खेत बनाए उसके बाउंड्री पे हमने लंबी लाइन लगा दी पेड़ों की, ताकि वो जो है एक रेखा पर, एक लेवल तक जो है वो मिट्टी को बचाए और बहने से रोके। तो हर लेवल पे मिट्टी को रोका जा सके। अब ये समुच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। उसमें क्या करते हैं, पत्थर, घास, मृदा, ये सब लगा देते हैं। जैसे कि हम, आपने मैदानी भाग में देखा होगा कि मेड़ बनाते हैं। तो मेड़ बना के क्या होता है, खेतों के चारों तरफ मेड़ बना देते हैं जिससे पानी रुक जाए। अब चट्टान का बांध क्या होगा, वो थोड़ा और ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन मुश्किल होता है, मतलब पहाड़ में ही लगाया जाता है। बीज की फसल उगाई जाती है। अब बीज की फसल जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि इसमें नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया चाहिए। जैसे आपने दो फसल लगाई मैदानी भागों में, ज्यादातर मैदानी भागों में तीन फसल लगाते हैं, दो फसल जो है वो इंटेंसिव होगा। और बीच में जो 4 महीने 5 महीने का जो गैप है उसमें इन्होंने ऐसी फसल लगा दी जो मिट्टी की उपज को उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा दे। तो जैसे दलहन की फसल है, तिलहन की फसल है, इन सब फसलों में क्या होता है, इनके प्लांट के जड़ में नाइट्रोफाइन कीड़े रहते हैं। वो कीड़े क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी से मतलब वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं, उसको मिट्टी में मतलब कन्वर्ट कर देते हैं इस रूप में कि वो मिट्टी में मिल जाए। तो उसकी वजह से मिट्टी जो है वो फिर से मतलब उर्वर बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि नेचुरली जब आप खेती कर रहे हैं और उससे जो मिट्टी का दोहन हो रहा है, उसको हम फिर तीसरी फसल जो है दलहन की निकाल के उसको अपने आप रिज्यूवनेट कर दें। ये बहुत अच्छा उपाय है। तो एक तो हमने देखा कि पेड़ लगाएं और मेड़ बांध के मिट्टी को रोके। दूसरा है स्टेप कल्टीवेशन, जो सीढ़ियां बना बना के हम पहाड़ पे मिट्टी को बहने से रोक सकते हैं। और तीसरा जो है चट्टान की बांध कर सकते हैं। और चौथा बीज की फसल जो है दलहन या तिलहन
उगा के मिट्टी को फिर से रिज्यूनेट करते हैं। अब हम जल पे आते हैं। जल क्या है? जल आप देख रहे हैं कि 3/4 जो है जल से भरा हुआ है पृथ्वी की सतह, और ये जल जो है वहीं से जीवन की शुरुआत हुई थी। तो जल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो 3/4 जल है पृथ्वी पर, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयोगी पीने के लिए नहीं है, मानवीय उपयोग के लिए नहीं है। तो पेड़ पौधों के लिए भी क्या चाहिए? कौन सा जल चाहिए? मीठा जल चाहिए, खारा जल नहीं चाहिए। ये खारा जल जो है वो टोटल जल का 2.7, 70% जो है इस 2.7% के अंदर का, ये कहाँ पे पाया जाता है? बर्फ में, जो अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, और बाकी हमारे माउंटेन्स पे। जो 1% है जो खारा जल नहीं है और माउंटेन पे भी नहीं है, वो कहाँ पे है? नदियों में है और झीलों में है, इसके अलावा वायुमंडल में। पर ये जो पृथ्वी पर जो टोटल जल का हमने ये हिसाब सुना, ये सीमित है। ये न बढ़ता है न घटता। और सबसे अच्छी बात है कि ये रिज्यूवनेट होता रहता है। साइकिल है, वाटर साइकिल जानते हैं आप, जल चक्र। तो ये जल की मात्रा जो है स्थिर है। पहले, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो आसमान में बादल हैं, बादल बहुत ज्यादा घने हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, तो ठंडे हो जाते हैं, तो उसके बाद वो वर्षा करते हैं। वर्षा करते हैं तो वर्षा पानी नीचे आता है, जो पृथ्वी की सतह पे जाता है, समंदर में जाता है। अब पृथ्वी की सतह पे मान लीजिए माउंटेन पे पड़ा, तो माउंटेन में वो वर्षा नहीं, वहाँ हिमपात होगा। वो बर्फ जो है वो पहाड़ों पे जमी रहेगी। फिर जब गर्मी पड़ेगी, उस पर सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो वो पिघलती है। पिघल के पहले वो हिमनद में खिसकेगी, फिर धीरे धीरे नदी में आएगी। नदी से पिघल पिघल कर पिघला हुआ पानी जो है वो नीचे मैदानी भाग में आएगा। मैदानों में क्या करेगा? वो खेती बाड़ी में काम आएगा, उपज में काम आएगा, इसके अलावा बोटिंग में काम आता है। फिर मैदानों से वो अपने साथ जो है गाद मिट्टी सब कुछ ले जाता है। कहीं ना कहीं जाके वो सेडिमेंटेशन करता है, और उसी सेडिमेंटेशन से क्या होता है? मैदानी भाग में उपजाऊ जमीन बनती है। और उसके बाद भी ये आगे बढ़ेगा। तो पहले जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो बहुत तेज गति से जाती है, तो पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े, कंकर सबको बहा के ले जाती है। फिर मैदानी भाग में ये स्लो हो जाती है, और उसके बाद जब ये लास्ट में महासागर में गिरती है, तो वहां जाकर जो है ये खारे जल के साथ मिल जाती है। तो अब इसको पिया नहीं जा सकता। अब क्या करेंगे? अब फिर से वेट करेंगे वाष्पीकरण का। फिर महासागर का जो है पानी जो है हाफ बनकर ऊपर जाता है, और फिर से बादल बनेगा, फिर से बारिश करेगा। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, क्रिया जो हमें अभी हो रही है तो बाद में नहीं होगी, या एक क्रिया हो रही है तो इसके साथ दूसरी क्रिया नहीं होगी। ये सतत चलता रहता है, निरंतर, इसीलिए इसको जल चक्र बोलते हैं। अब जल से समस्या क्या हो सकती है? सब जगह जल बराबर नहीं है। कहीं पे पहाड़ हैं तो वहां पे जमा हुआ पानी है, कहीं पे मैदान है तो पानी है, काफी ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वहां बाढ़ आती है। क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है तो आपको पता है कि मानसूनी वर्षा जो है बहुत ज्यादा होती है, सबको पता है। यहाँ पे इस देश में जो भी लोग रहते हैं, तो कहीं जो है राजस्थान में पानी ही नहीं बरसता है, कहीं दिल्ली में थोड़ा बहुत बरस रहा है, बिहार में, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, और हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो अत्यधिक वर्षा का सामना करता है। अभी रिसेंटली जो है मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है। मुंबई के बारे में आप जानते हैं कि हमेशा फ्लडिंग चलती रहती है, इतनी ज्यादा बारिश एकाएक हो जाती है। तो ये जो बारिश है, जहाँ पे बहुत ज्यादा है वो अतिवृष्टि है। लेकिन अब विश्व के स्तर पे बात करें तो वो अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिणी एशिया, और फिर वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब पश्चिमी अमेरिका, फिर उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया, इस सब में जो है पेयजल की समस्या है। पेयजल मतलब मीठा जल। लेकिन ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में जहाँ पे सूखा पड़ा है, मतलब बारिश कम होती है, तो उसकी वजह से जो है, और इसके अलावा जहाँ पर है भी तो इन्होंने इतना ज्यादा अत्यधिक कल्टीवेशन किया हुआ है, जल का इतना ज्यादा यूज किया हुआ है कि वहां पे मिस यूज की वजह से भी पानी कम हो गया है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारी दिल्ली में ही है, कि दिल्ली में पानी की समस्या इसलिए हो गई है कि यमुना का नदी बहुत प्रदूषित हो गया। और दिल्ली में मोस्टली जो है वो दूसरे स्टेट से पानी मंगवाया जाता है, और खारा जल जो है वो उपयोगी नहीं है ज़्यादा। और खारा जल को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने पे भूमिगत जल का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है।
तो भूमिगत जल भी जो है वो हमारे मीठे जल का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है, और उसको बचा के रखना, संरक्षित करना, और कोशिश ये करना कि उसको रिज्यूवनेट कर सके, फिर से अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ा सके, वो बहुत जरूरी है। तो इन सब के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि जल संसाधन का हमें संरक्षण करना चाहिए। जल को हम ज्यादा खराब ना होने दें, प्रदूषित ना करें, और उतना ही यूज करें जितना हमें निहायत ही जरूरी है। मतलब खेती में तो हमें जरूरी है, लेकिन हम खेती में क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल डाल देते हैं, उसकी वजह से पेस्टिसाइड्स पानी में मिल जाते हैं। अगर वो पानी अंडरग्राउंड जा रहा है तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी दूषित हो जाएगा। इसी तरह फैक्ट्रीज है, अधिकतर फैक्ट्रीज में जो है, अंधाधुंध फैक्ट्रीज में जो है, पानी का बहाव जो है, वो निकासी जो है, जो प्रयोग किया हुआ जल है वो नदी में छोड़ दिया जाता है। तो नदी में छोड़ देने से क्या होता है, नदी में केमिकल मिक्स हो जाएगा, और अब वो जो केमिकल वाटर है वो ना तो पेड़ों को फायदा करेगा, और ना ही मनुष्य को, ना ही पशु पक्षी को। तो वो सब जो है वो पॉल्यूटेड वाटर पी के बीमार हो जाएंगे। तो अब हम जल संसाधन के बारे में पढ़ के अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत सारा खाना मिलता है पेड़ पौधों से। ठीक है, पुराने जमाने में जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था तो वो जंगलों में रहता था, थोड़े बहुत गुफाओं में भी रहता था। तो वो जंगल की चीजों पे ही गुजारा करता था, पेड़ पौधों से फल पत्तियां ये सब लेकर चबाते थे और खाते थे। बाद में जब आग का आविष्कार हुआ तो मनुष्य ने पकाकर खाना शुरू किया, तो वो पशु पक्षियों का मांस खाता था और पेड़ पौधों पर निर्भर था। तो आप समझ लीजिए कि उस समय मनुष्य का डिपेंडेंस प्रकृति पे कितना ज्यादा था। और आज भी हमने शहर बना तो लिए, लेकिन हम सब्जियां खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, आटा खाते हैं, मांस खाते हैं। ये सब चीजें कहाँ से आती हैं, पेड़ पौधे और जानवरों से आती है। तो जैव मंडल में हमारा होना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, सारे पशु पक्षियों और पेड़ पौधों का होना भी जरूरी है। जो निहायत ही जरूरी बात है पेड़ों के बारे में, कि पेड़ जो है वो पृथ्वी का रक्षक है, पेड़ जीवन का रक्षक है। अगर पेड़ सांस लेते हैं तो हम सांस लेते हैं। कैसे सांस लेते हैं, आपको पता होगा, पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हम क्या करते हैं, जितने जीव जंतु हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए जहाँ पे बहुत घनी आबादी है, जहाँ फैक्ट्रीज है, वहां पे हम देखते हैं प्रदूषण की वजह से, जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। कई जगह आपने सुना होगा कि यहाँ पे ओजोन की परत में छेद हो गया है। उसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं कि वायुमंडल जो है वो एक लेयर का काम करता है, और उसमें एक O3 नाम की चीज होती है, जो ऑक्सीजन का ही आइसोटॉप है, और वो जीव जंतु और प्राणियों के जीवन रक्षक का काम करता है, क्योंकि वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोक देता है। तो इसी तरह सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, और ये जो चीजें उनकी निर्भरता है जीवन की आधारित रखने की, उसको क्या बोलते हैं, पारितंत्र, पारिस्थितिकी और पारितंत्र, इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इकोसिस्टम जो है ये बैलेंस में रहना चाहिए। अगर ये बैलेंस में नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम खत्म हो जाएंगे। तो जंगल जो है वो हमें आज के लाइफ में ऑक्सीजन देने के अलावा, खाना देने के अलावा, हमारे नगरीय जीवन में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमें लकड़ी देते हैं, रहने का घर बनाते हैं, फसलों को उगाने के लिए मिट्टी की सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए हमें पेड़ पौधों को भी बचाना जरूरी है, और पशु पक्षियों को भी। मतलब अगर हम सोचेंगे कि नहीं, चूंकि हम सबसे विकसित हैं, मनुष्य के पास बहुत दिमाग है, तो वो पूरी पृथ्वी को कैप्चर कर सकता है और वो जी सकता है, नहीं जी सकता। हमें बाकी सारे स्पीसीज की बहुत जरूरत। आपने सुना होगा कि मधुमक्खियां जो है वो मोबाइल की तरंगों की वजह से खत्म हो रही है, और अगर मधुमक्खियां मर गई, खत्म हो गई, तो क्या सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम होगा, कि परागण की क्रिया खत्म हो जाएगी। परागण परागण कैसे होता है, जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उसमें जो फूल आते हैं वो एक दूसरे से कैसे संपर्क करते हैं, मधुमक्खियों के थ्रू संपर्क करते हैं। तो वो बीज जो है वो बिखरेंगे नहीं अगर, तो पेड़ पौधे उगने बंद हो जाएंगे। तो इस वजह से
मधुमक्खियां जब हमारे जीवन के लिए इतना ज्यादा जरूरी है, तो आप समझ लीजिए बाकी जो पशु पक्षी हैं उनका कितना महत्व होगा, और पेड़ पौधों का कितना महत्व होगा। अब हम थोड़ा प्राकृतिक वनस्पति का वितरण करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। जलवायु के हिसाब से वनस्पति जो है अलग अलग जगहों पे अलग होती है। जलवायु में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तापमान और आर्द्रता। आर्द्रता इज ह्यूमिडिटी। तो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और बारिश बहुत ज्यादा होगी, वहां पे जंगल जो है घने होंगे, सघन होंगे और ऊंचे ऊंचे होंगे। जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वहां पे पेड़ पौधों की प्रचुर मात्रा होगी, घने जंगल या घास हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन तापमान बहुत कम है, वो जैसे पहाड़ों पे है या आर्कटिक में है, तो वहां सब में क्या होगा, वनस्पति बहुत कम होगी, टुंड्रा होगी, जिसमें लिचेनकाई होता है। अब भारी वर्षा वाले क्षेत्रों को देखिए, जहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल है, साउथ अफ्रीका है या अमेजन जंगल है, मतलब इक्वेटर के आसपास जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, ऐसी जगह पे बहुत ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं, बिच्छू पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो शुष्क है, जहाँ बारिश बहुत कम होती है, वहां पे क्या होता है, कांटेदार पौधे होते हैं, या ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां जो है वो वैक्सी होती है, उसके ऊपर मोम जैसा कुछ होता है लेयर, जिससे वो वाष्पीकरण को कम कर सके। अगर आप देखिएगा पतझड़ वन, तो पतझड़ वन में जो है पेड़ पौधे जो है एक निश्चित समय पर एक पर्टिकुलर सीजन में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। ये क्यों होता है, ये आर्द्रता को बचा के रखने के लिए, ताकि पौधा जो है सरवाइव कर सके। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, पौधा कैसे सरवाइव करेगा नहीं करेगा उसकी चिंता हम बाद में करेंगे, हम खुद ही पौधे को काटते रहे, पेड़ को काटते रहे, कभी सड़क बनाने के लिए, कभी खेत बनाने के लिए, कभी घर बनाने के लिए। तो इससे क्या हुआ है, जंगल कम हो गया, और जंगल कम होने से क्या विनाश हो रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। मिट्टी के संरक्षण के लिए भी जल की आवश्यकता है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भी जल की आवश्यकता है, जंगल की आवश्यकता है, और हमारे खाने पीने के लिए भी पेड़ पौधों की आवश्यकता है। तो इसलिए इसका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। अब अगर आप देखिएगा, कई प्राणी जो हैं, पशु हैं या पक्षी हैं, वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। आपने सुना होगा कि मतलब उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। और सरकार जो है बहुत तरह के उपाय करती है कि ये जो पेड़ पौधे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनको फिर से नॉर्मल कर सके, रेगुलर कर सके। तो क्या करते हैं, वन संरक्षण अभियान चलाते हैं, कई सारे अभयारण्य बनाए जाते हैं, कई सारे बर्ड सेंचुरी हैं, जिसमें हम ऐसे ऐसे बर्ड को उसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए बढ़ावा देते हैं, उसके लिए अनुकूल माहौल पैदा करते हैं, ताकि वो पशु पक्षी जो है सुरक्षित महसूस करें और वो अपनी जनसंख्या बढ़ा सके। जैसे चीता है, शेर है, हाथी है, ब्लैक बाघ, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, ये सब नाम है, शुतुरमुर्ग है, मोर है, ये सबको अब जो है संरक्षित कर दिया गया। आप इनको काट मार नहीं सकते, मतलब अलाउड नहीं है। होता है और भी इलीगल तरीके से तो बहुत कुछ होता है। अब ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, वन्य जीव अभयारण्य, वहां पे क्या क्या है, इनको संरक्षित रखा जाता है, इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। इन जंगलों में जो है मनुष्य का आवागमन जो है एकदम लिमिटेड कर दिया गया है, नियंत्रित कर दिया गया है, ताकि पशु पक्षी और पेड़ पौधे आराम से जो है अपना जीवन जी सके। इसी तरह जो कुछ वल्नरेबल एरिया है, जैसे सकरी घाटियां हैं, झील है और मार्शी लैंड है, उसको भी संरक्षित करना जरूरी है, क्योंकि मार्शी लैंड नहीं रहेगा तो बहुत तरह का जो है मृदा अपरदन जो है वो शुरू हो जाएगा। मार्शी लैंड क्या करता है, जैसे आप समंदर देखिए, समंदर में जहाँ भी नदियाँ गिरती हैं वहाँ पे मार्शी लैंड है। अब वो मार्शी लैंड में जंगल भी है, मैंग्रोव्स। अभी कुछ दिन पहले हमने मैंग्रोव कंजर्वेशन डे बनाया था। तो मैंग्रोव की वजह से क्या होता है कि तटीय क्षेत्र में जो है वो कटाव कम होता है, नहीं तो समंदर की लहरें जो है सारा मिट्टी जो है काट काट कर ले जाएंगे, बीचेस खत्म हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।